नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जब ये फैसला सार्वजनिक हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे, तब से यूपी में कांग्रेस की सियासत की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। राहुल ने अब हुंकार भी भरी है कि मुख्य जंग अब उत्तर प्रदेश में होगी। दो लड़के फिर साथ साथ 2027 में यूपी में रणभेरी का महानाद करेंगे। इस बार मोदी योगी की टीम के लिए यूपी का रण अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, बल्कि अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, मोदी का काशी से जीत का मार्जिन कम हुआ है, यश और कीर्ति घटी है और इसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव नतीजों पर भी दिखाई दिया। यूपी अब बीजेपी के लिए साख का सवाल है। कांग्रेस और सपा के लिए यूपी चुनाव एक अवसर है, एक बड़ी बढ़त बनाने का, बीजेपी को पछाड़ने का। कैसे ये सब होगा, कौन क्या रणनीति बना रहा है, इसको लेकर करेंगे हम चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। वायनाड छोड़कर रायबरेली को अपनाने के पीछे कई संदेश और मायने हैं, लेकिन सभी का निचोड़ है यूपी को अपनी सियासत का कुरुक्षेत्र बनाना। तभी तो राहुल ने ये भी कह डाला, यूपी राहुल का कुरुक्षेत्र। मेन लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में होगी। चुनाव आ रहे हैं, यूपी में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है, मोदी का विजन फेल हो चुका है। राहुल रायबरेली से चुनाव लड़े तो उसका असर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी हुआ। पिछले चुनाव में एक सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस ने इस बार यूपी की 6 सीटों पर जीत हासिल की और अब कांग्रेस की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में 10% के करीब कांग्रेस का वोट शेयर पहुंचा और सीट बढ़कर 6 हुई। अब रायबरेली की सीट के साथ अमेठी जीत चुकी कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ का फायदा मिला और भी मजबूत करके उस जमीन को हासिल किया जा सकता है, जिसे धीरे धीरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोती चली गई। निश्चित तौर से इसका बहुत ही मजबूत परिणाम होगा, आया है और आगे बहुत ही दूरदृष्टि वाला ये परिणाम आएगा। बहुत अच्छी सोच है और जिस प्रकार से गांधी परिवार की चीजें वहां से जुड़ी रही हैं, पुश्तैनी जुड़ी हैं, वो निश्चित तौर से और मजबूत होंगी। हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी काम कर रहे थे, प्रियंका जी के साथ लेकर टीम लेकर, हमारे प्रभारी यहाँ के अविनाश पांडे जी और सभी लोग मिलकर, राहुल जी, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और राहुल जी के रहने से मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा ये हमारा जो ये उत्तर भारत है, इससे इसका बड़ा संदेश जाएगा। वहीं बनारस में नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर केवल 1,52,000 पर सिमट जाने का झटका कम नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब काशी आए तो कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह ने मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य दिया। जाहिर है कि मोदी अब फिर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। भारत में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है,
पूरे समर्पण भाव से काम किया है। जाहिर है अगर किसी भी दल को जमीन दिल्ली तक मजबूत करनी है तो यूपी में सीट और जमीन दोनों को बचाना होगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाले सपा कांग्रेस के गठबंधन की अगली परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस और सपा गठबंधन ने 43 सीटें अपने नाम की। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के जरिए जातीय समीकरण साधेगी, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और मुस्लिम उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं। अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए ये उपचुनाव खास होगा। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में फिर सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटें और घट गई। बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें ही हासिल कर सकी। सपा 47 सीटों से बढ़कर 110 पर पहुंच गई। सपा को यहीं से बीजेपी को हराने का मूल मंत्र मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के सियासी आधार वाली जातियों पर लोकसभा चुनाव में दांव खेलना कामयाब रहा। बीजेपी सपा पर यादव परस्ती होने का आरोप लगाकर गैर यादव ओबीसी बिरादरी को जोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी की कुर्मी, मौर्य और मल्लाह समुदाय पर दांव खेलकर बीजेपी को मात देने में सफल रहे। सपा कांग्रेस ने अब पीडीए फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसी पीडीए फॉर्मूले पर दोनों 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरह के बड़े सियासी खतरे के संकेत नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजों और गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि कहीं दोनों का हाल साल 2017 के विधानसभा चुनाव जैसा न हो जाए। उस दौरान भी दोनों पार्टियों को उम्मीद थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। समाजवादी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार को गंवाकर 47 विधानसभा सीटों पर आगे रही। वहीं कांग्रेस 19 से घटकर केवल 6 विधायकों तक सीमित रह गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक विशेषज्ञों को कोई बड़ी उलटफेर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 4 जून को नतीजों से गठबंधन ने बीजेपी के विजय रथ को यूपी में रोक दिया। अब लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 2027 में भी उसके हाथ साइकिल के हैंडल को नहीं छोड़ेंगे। और इस बात के संकेत भी राहुल गांधी ने दे दिए हैं कि सपा के साथ मिलकर ही कांग्रेस 2027 में चुनाव लड़ेगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राकेश जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव तरनाथ जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका भी स्वागत। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी हाशिए की तरफ जा रही कांग्रेस को लोकसभा के चुनावों में संजीवनी मिली है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में जिस तरीके से कमाल किया, लोगों ने उनके साथ को सराहा। अब राहुल को भी लगने लगा है कि ये साथ आवश्यक है। लोकसभा के बाद राहुल ने भी ये समझ लिया है कि विधानसभा के लिए भी साइकिल जरूरी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि 2027 का चुनाव भी वो भविष्य में आप ही के साथ लड़ने वाले हैं। आपको नमस्कार रिशु जी, और बाकी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मेरा आवाज मिल रही है आपको? मेरी जी मिल रही है आवाज? जी।
जी रेशमा जी, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2017 में भी रहा और तब भी मजबूती के साथ ही चुनाव लड़े रहे थे। और अभी जो जनता का मैंडेट आया है उत्तर प्रदेश में, और जनता का मैंडेट इसका है क्योंकि भाजपा सरकार 7 साल से यहाँ उत्तर प्रदेश में है और जो है सेंटर में 10 साल से रही। हालांकि जो एनडीए की सरकार अब बन गई है फिर से तिबारा, देखा जाए इससे पहले मोदी सरकार थी 2 बार, इस बार जो है एनडीए की सरकार बनी है सही मायने में। अब सरकार चलाएंगे तो हो सकता है कि जो है विपक्ष की बातों को और मजबूती से सुन पाए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया हुआ है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का डिसीजन रहेगा कि वो 2027 में जो है आगे चुनाव साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि ऋषु जी, अभी जो सिचुएशन है, जो अभी डिसीजन है वो यही है कि जो इंडिया अलायंस के जो समर्थक है, जो इंडिया अलायंस घटक दल है, हम साथ में रह करके पूरे मुद्दों को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के साथ में रह करके इंडिया अलायंस जो है चुनाव लड़ेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये उपचुनाव को भी जो है हम लड़ेंगे। और ऋषु जी, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनता हमें मैंडेट देगी, क्योंकि जनता के बीच में रह के मुद्दे हम उठा रहे हैं। ये जो है बार बार करप्शन की बात करते हैं, जितना एग्जाम का घोटाला इनकी सरकार में और इतना एग्जाम का घोटाला तो कभी नहीं हुआ था। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, देखिए नीट का घोटाला इतना चल रहा है और ये कहते हैं इस एग्जाम में घोटाले हुए, इस एग्जाम घोटाले हुए। इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा। अगर मैं रिजल्ट की बात कर लूं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पे आए हुए, वाराणसी में आए हुए हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं, कह रहे कि हम जो है सम्मान निधि देंगे आपको। सम्मान निधि देने के साथ साथ आपको यही बात करना चाहिए था कि मुफ्त सिंचाई देंगे, मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। रितु जी, इनको समझ में नहीं आ रहा कि एमएसपी की गारंटी कितनी जो है जरूरी है। एमएसपी अगर बात कर ले तो मैं उत्तर प्रदेश की, बिहार की, क्योंकि 2 दिन के दौरे पे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी उत्तर प्रदेश में, कल शायद जो है बिहार में रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान होते हैं वो लघु किसान है और 86% इंडिया का किसान लघु किसान है, जिसके पास में 50% लैंड है। अगर उनको एमएसपी की गारंटी मिल जाती है तो मन लगा करके काम करेंगे, जिससे चलिए अच्छा है पूजा जी, अच्छा है, कम से कम आप विपक्ष की जो भूमिका है अब वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम मुद्दे ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ कमी बीजेपी की तरफ से रही और किन मुद्दों पर ये जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी कमी छोड़ी गई थी, वरना विपक्ष का काम होता है ना सवाल करना, तो सवालों में आपके भी कहीं कमी थी। लेकिन अब मुखरता से आप अपनी बातों को यहाँ पर कह रहे हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी पूजा जी, पर अगर हम यहाँ पर बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों में तो क्योंकि अभी थोड़ा समय शेष है संजीव जी, लेकिन 2027 को लेकर राहुल गांधी अभी से बहुत दूर की सोच रहे हैं। राहुल को अखिलेश का साथ रास आ गया है, पर लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। यहाँ क्या लगता है, क्या अखिलेश भैया बड़ा दिल करेंगे? यहाँ पर भी आपको सीटें मिलेंगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं? देखिए रेशु जी, अखिलेश जी अपना बड़ा दिल भी करेंगे और राहुल जी भी अखिलेश जी के साथ मिलकर के आने वाले उपचुनाव के अंदर, जैसे आपने देखा इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ने का काम किया है, वही जनता इस बार भी उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के अंदर भी उखेड़ने का काम करने वाली है। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की ओछी राजनीति करने की कोशिश करी, जैसे आपने देखा जिस समय इलेक्शन चल रहे थे उस समय जब अखिलेश यादव जी गौरी शंकर मंदिर पहुंचे थे कन्नौज के अंदर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की ओछी राजनीति करने की कोशिश की थी, उसका फल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कन्नौज के अंदर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया। अगर आप देखें पूरा का पूरा चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चेहरा था, नरेंद्र मोदी जी। पूरा का पूरा चुनाव चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया और नरेंद्र मोदी जी को भी वहां की जनता ने नकारने का काम किया। क्योंकि अगर आप देखें एक इतना बड़ा नेता जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर वो 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को अब समझना चाहिए कि अब वो ओछी राजनीति, जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अब वो बंटवारे की राजनीति जनता नहीं पसंद करना चाहती। जनता चाहती है कि आप हमारे मुद्दों के ऊपर बात करें। युवा चाहता है कि आप हमें रोजगार दें, युवा किसान चाहता है कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दें, देश की महिलाएं चाहती है कि महिला सुरक्षा तक दी जाए और देश का जो
स्टूडेंट है वो चाहता है कि पेपर लीक के मामले अब नहीं होने चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले उपचुनाव के अंदर भी आप देखेंगे इंडिया अलायंस मिलकर के सारी की सारी उपचुनाव की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करेगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ ओछी राजनीति करने का कार्य किया है, लेकिन संजीव जी एक चीज तो आप भी बताइए, क्योंकि यूपी में परिणाम अच्छे आए तो आप 2027 में साथ लड़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में भी आप सहयोगियों के साथ लड़े, केजरीवाल की तारीफ करते हुए आप चुनाव के समय थक नहीं रहे थे, खूब प्रचार कर रहे थे, खूब प्रसार करने के बाद अब हार आपके हाथों लगी, आपको यहाँ साथी का जो साथ है वो रास नहीं आया। पानी के लिए वहां आप केजरीवाल सरकार को गूंगी बहरी सरकार कह रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? एक तरफ अगर जहां आपकी सीटें अच्छी आ गई हैं वहां आप कह रहे हैं 2027 में भी हम साथ लड़ेंगे, जहां आपकी सीटें नहीं आए तो वहां आप सहयोगियों को कोस रहे हैं, उनके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि ऐसी स्थिति में तो आपको साथ देना चाहिए था। रेशु जी नहीं, अब रेशु जी मेरी बात भी सुनिए। पहली चीज, जब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन किया था तो वो कुछ शर्तों के साथ किया था। वो शर्तें ये थी कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए जो मुद्दे होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ देगी। बट अगर दिल्ली की जनता अगर त्रस्त होगी, पानी के लिए जनता को लाइनों में लगना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी। तो ये दिल्ली में पानी की कमी सर क्या पहली बार आई है? ये तो पिछले कई सालों से चल रही है। उसके बाद भी पिछले कई साल से दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है और हर बार कहा जाता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, हर बार कहा जाता है कि व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से पानी की किल्लत आ गई। तो तब तो आपने गठबंधन कर लिया, आपको भी लग रहा था कि शायद हमारी सीटें यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन अब आप सहयोगियों के खिलाफ आप खड़े हो गए। देखिए रेशु जी, गठबंधन जो किया जाता है वो मुद्दों पे किया जाता है, किसी भी पार्टी की विचारधारा पे नहीं किया जाता। पहली चीज, मुद्दों को लेकर के गठबंधन होता है। मुद्दे और विचारधारा दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं तो चुनाव के बाद विचारधाराएं कैसे भिन्न हो गई, ये यही तो समझना चाह रहे हैं सर। अब चुनाव के बाद आपकी जो विचारधाराएं हैं वो एक हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश का साथ आपको पसंद आ रहा है, केजरीवाल का साथ रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर आप हार गए हैं। पूरी करने दीजिए ना, उसके बाद सवाल कीजिएगा, मैं आपकी बातों के जवाब दूंगा। पहले मुझे प्लीज अपनी बात तो रखने दीजिए। मैंने आपको बोला कि जो राजनीतिक गठबंधन किया जाता है वो मुद्दों पे किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो गठबंधन किया गया या आने वाले समय के अंदर जो गठबंधन किया जाएगा वो मुद्दों को लेकर के किया जाएगा। विचारधारा को लेकर के कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है। पूरे के पूरे चुनाव के अंदर, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या इंडिया अलायंस का गठबंधन हो, विचारधारा के ऊपर कभी गठबंधन नहीं किया जाता। वो सपा की जो हमारी प्रवक्ता है मेरी बहन, वो भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती होंगी कि मुद्दों को लेकर के गठबंधन किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है ये मुद्दों को लेकर के साथ हुआ। विचारधारा मुद्दों के साथ बनी, मुद्दों को जोड़ करके एक प्रोटेस्ट बनाया गया और उस पे लड़ाई लड़ी गई। एक मंच को इकट्ठा किया गया, मुद्दे इकट्ठे किए गए, विचारधारा इकट्ठी नहीं की गई। हर पार्टी की विचारधारा अलग होती है, कभी वो मेल खाती है, कभी नहीं खाती। जो कह रहे हैं यहाँ पर संजीव जी, सहमत हैं आप इनकी बातों से? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें आ गई हैं इस बार काफी अच्छी, अखिलेश का साथ तो रास आ रहा है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मटके फोड़े जा रहे हैं, गूंगी बहरी सरकार कही जा रही है। और अभी तो साथ में इन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा था, समय ही कितना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के नेता जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर 2012 में कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था, आज वही कांग्रेस को वोट देने का काम राहुल गांधी जी ने झाड़ू छापे बटन दबाया। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। क्या ये राजनीति करते देश के अंदर? अभी 1 महीने 2 महीने पहले एक साथ थे, आज पानी के मुद्दे से अलग अलग है। मैं कहता हूँ नैतिकता के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा क्यों नहीं मानते ये लोग? इन लोगों को सिर्फ जनता को भ्रमित करना है। हमारी बात कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें सपा की बात हमारी कर रही थी। मैं कहता हूँ 2017 में हमारी सरकार बनी, 2022 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश की, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। हम सीधा किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में भेजने का काम
जनधन खाते से भेजने का काम करते हैं। और मैं एसटी किसान के लिए 2024 में हमारी सरकार ने 6.5 लाख रुपया आत्मनिर्भर करने का दे रही है। पूजा बहन मेरी सुन लेना, और 7.5 लाख रुपया एसटी किसानों को देने का काम 2024 में जब क्या कहते बजट आई थी 2024 का, उसमें हम देने का काम कर रहे हैं। एमएसपी की बात इन्होंने कही, स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार हम 10% एमएसपी पे भी काम किया, और उसके बाद 25 रुपए गन्ना किसानों को देने का काम किया। जो पिछली सरकारें थी वो गन्ना किसानों को पैसा नहीं पहुंचाती थी, उस पैसे को पहुंचाने का गन्ना बिकता है, तुरंत उसके खाते में पैसा जाता है। और मैं बात कर रही हूँ सपा की बात, रिशु जी, पीडीएस समीकरण से क्या राजपूत खुश हो जाएंगे? क्या पीडीएस समीकरण से ब्राह्मण खुश हो जाएंगे? क्या शोध खुश हो जाएंगे? नहीं खुश हो सकते हैं। इन लोगों को सिर्फ देश के अंदर। अब देखिए कौन खुश होगा कौन नाराज होगा तो ये तो कह नहीं सकते ना राकेश जी, लेकिन सीटें तो इनकी अधिक आई हैं। नारे जो आपने दिए, आपके तो नारे फेल हो गए। आपने इन्होंने सिर्फ एक पीडीए को लेकर बात की थी और उसी की वजह से इनकी देखिए इतनी सर्वाधिक सीटें आई हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना राकेश जी। रिशु जी, मैं आपको, रिशु जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो हमारे समाज को बदल दिया, जातिवाद में राजपूत को अलग, ब्राह्मण को अलग, दलित को अलग, महादलित को अलग, तब उन्होंने हमारे देश पे राज किया। जब हमारे हेडगेवार साहब संघ संस्थापक उन्होंने कहा, और मोतीलाल नेहरू जी बहुत अच्छे थे, जवाहरलाल जी के पिताजी, उन्होंने हेडगेवार साहब को बड़ा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि समाज की जोड़ने की बात करनी चाहिए। हम जब अपने समाज को शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हम अपने समाज को राजनीति के बारे में नहीं बताएंगे, उसको हम सत्ता के बारे में नहीं बताएंगे, तो अंग्रेज हमारे देश से नहीं भागेंगे। हम लोग अंग्रेज को भगाने का काम उसी प्रतिक्रिया पे किया जिस तरह से अंग्रेज भागे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि सभी पार्टियां अलग अलग पीडीए बनाती है, माई समीकरण बनाती है, कौन सा समीकरण बनाकर देश में बांटने की काम करते हैं। और कांग्रेस की नेता ने भी बोला, मैं चाहता हूँ 3 लोकसभा आपने चुनाव लड़ा। रिशु जी, इन्होंने 3 लोकसभा राहुल गांधी इसके बाद आपके पास 1924 अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए। 272 का भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 815 सीटों पे अभी तक आंकड़े किए हैं, और 3 बार हमने सरकार बनाने की बात कही। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल। ठीक है पूजा मिश्रा जी, पहले तो इस बात पर ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि अंग्रेजों का उदाहरण यहाँ पर अभी राकेश पोद्दार जी दे रहे थे, और जिस तरीके से एक सेकंड सर आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। और सबका साथ सबका विकास की बात क्योंकि बीजेपी लगातार करती आई है, अब वो कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। रितु जी, जो है अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उठा करके देख लेंगे समाजवादी पार्टी को, तो आपको पता चलेगा कि अगड़े आधी आबादी इनको भी टिकट दिया गया था, पर अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया था। ये सबकी बात करते हैं, इन्होंने एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, और उसके बाद में इन्होंने एक भी मुस्लिम जो है कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। आ जाते हैं दूसरी बात पर, डिवाइड की बात। मतलब एक सेकंड, आपका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपका पीडीए है, इस ए में आप अपने हिसाब से अल्पसंख्यक भी जोड़ लेते हैं और इस ए में अपने हिसाब से आप अगड़े भी जोड़ लेते हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, अगर आप हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उठा के देख लीजिए तो हमने सबको रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया हुआ है, और जो है काम लोग कर रहे हैं। रिशु जी, समाज को बांट रहे हैं। रिशु जी, आपको तब दुर्भाग्य नहीं लगता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुजरा कहते हैं, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता है? ये देश का दुर्भाग्य नहीं है? ऐसा दुर्भाग्य आपको लगता है? अलग अलग पार्टियों के आपको अलग अलग दुर्भाग्य लगता है। आप किसान की बात कर रहे थे, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता जब डीएपी को जो 700 से बढ़ा करके 1400 रुपए कर दिया जाता है, जब यूरिया का दाम 150 बढ़ा करके 270 कर दिया जाता है, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता है? आप किसानों के गाय चलाने वाले किसान को टिकट दे देते, तब आपको दुर्भाग्य नहीं लगता है? आप जब भी इंसान के टिकट देते हैं जो कि बच्चों को गाय चला देते हैं, तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लगता है? आपको कब देश का दुर्भाग्य लगता है? जब मणिपुर जैसी घटना घटती है तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लगता है? किसान जो किले लगा करके रोका जाता है दिल्ली के बॉर्डर पे, उसको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लगता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लगता है? कोई एक इंसान कहता है कि हम भगवान श्री राम को लेकर आए, तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लगता है? तब आपको देश का दुर्भाग्य लगेगा? छात्र सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए पे सवाल उठ रहे हैं, आप जो एक्शन नहीं लेते, तब आपको देश का दुर्भाग्य नहीं लग रहा? आपको देश का दुर्भाग्य कब लग रहा है भाई? हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उठा के देखिए, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। आप सर्व समाज की बात बस दिखावे में करते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। क्या जवाब देंगे राकेश जी?
आप पर तो सवालों की बौछार कर दी है पूजा मिश्रा जी ने, आप क्या जवाब देंगे? और सही बातें पूछ रही है वो। रिशु जी संक्षेप में जवाब दीजिए सर, ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस से फिर आपके पास आऊंगी। संक्षेप में। रिशु जी, इस देश में जब भी जरूरत पड़ी आरक्षण की, सवर्णों की आरक्षण की, 10% सवर्णों का आरक्षण किसी ने दिया, पहली बार दिया तो मोदी सरकार ने दिया 10% आरक्षण। उनको भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात कही। इन्होंने किसान की बात कर, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान कहाँ गए, बिहार के किसान कहाँ गए, उत्तर प्रदेश के किसान कहाँ गए? वो तो विरोध करते हैं। पंजाब में इन्होंने माहौल बनाने का काम किया, पंजाब में गंदगी बनाने का काम किया, आपने यूजीसी का फंड घटा दिया, आपने गिरी का फंड घटा दिया, आपने हेल्थ सेक्टर में फंड घटा दिया, इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर 10% आरक्षण दे, 10% आरक्षण दे रहे हैं, मान लो उसको सीट मिल भी गई, वो एडमिशन। अगर यहाँ पर बात करें राकेश पोद्दार जी, सपा के साथ गठबंधन से यूपी में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिला है और खास रणनीति से बीजेपी के कई किले भी कांग्रेस ने भेद डाले। लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें आधी रह गई, अब दोनों शहजादे पूरे जोश में हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा में तो आप नजर तक नहीं आएंगे। संकेत दे दिए हैं राहुल गांधी ने कि वो विधानसभा चुनाव भी अखिलेश यादव के साथ ही मिलकर लड़ने वाले हैं। देखिए रिशु जी, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, हर पार्टी की अपनी आजादी है, एक साथ चुनाव लड़े, अच्छी बात है। जनता को मुद्दों को उठाए, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री ने संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ, तो संविधान को ग्रंथ मानते हुए अपने सर माथे पे लगाने का काम किया। इन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में। इनसे पूछा जाए कि 74 में क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं थी, 76 में नहीं थे, 1984 में सिखों के गले में टायर डाल के मारने वाले का हुआ, क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं थी? 1990 में क्या हुआ? कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों को निकालने का काम किया, लोकतंत्र खतरे में नहीं थे। अही राहुल गांधी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कन्हैया कुमार का समर्थन करते हैं, जहां पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगता है, उनके साथ आग खड़े होने की बात करते हैं। और मैं चाहता हूँ, इसमें इंडी गठबंधन की बात करना चाहता हूँ। ये लोगों सिर्फ मुसलमानों के घर में जाके टोपी पहनते हैं, देखिए टोपी पहनते नहीं, उनको टोपी पहनाने का काम करते हैं। इनका ये रवैया रहा देश के अंदर। अगर हम लोगों ने, हमारी सरकार अटल जी की सरकार थी, हम लोगों ने राष्ट्रपति भी महामहिम अब्दुल कलाम साहब को बनाने का काम किया। आज हम देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी को हम लोगों ने, मतलब आप कुल मिलाकर कांग्रेस को ये कहना चाह रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर, जरूरत होती है, हाँ, धर्म के नाम पर इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन ये कार्य तो आपने भी बखूबी किया है ना राकेश पोद्दार जी, इसमें तो आप लोग भी पीछे नहीं रहे। नहीं रिशु जी, हम लोग धर्म की बात नहीं करते, हम लोग हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं। आपको हमने, हमारी पार्टी ने कभी देखा कि हम लोगों ने कोई एक समीकरण बनाया हो? अगर हमारे, देखिए अभी जो देश की स्थिति है, ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, तो ज्यादा हमारे सांसद होंगे, ज्यादा हमारे विधायक होंगे, ज्यादा हमारे एमएलसी होंगे, ज्यादा हमारे मंत्री होंगे। जहाँ स्वर्णों की बात आएगी, जिनकी जनसंख्या जितनी है उतनी हम लोग भागीदारी दे रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, आज देश के अंदर कहते हैं कि मैं जाति जनगणना कराना चाहता हूँ। जरूरत है जाति जनगणना का, हम समर्थन करते हैं, लेकिन जाति जनगणना करा के क्या किए, अपने ज्यादा 5 यादव को टिकट देना हुआ, अपने परिवार को दे दिए। और 6 यादव क्या उत्तर प्रदेश में नहीं थे? बिहार की बात कर ले, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, अपनी बेटी को टिकट दे दिया, अपनी बड़ी बेटी को टिकट देने का काम किया। उस पप्पू यादव जो बेचारा जमीन से जुड़े हुए लोगों थे, उनको हटाने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पप्पू यादव को हटाओ और बीजेपी को बढ़ाओ, लेकिन वहां की जनता ने, पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जिताने का काम किया। अगर ज्यादातर नेता कोई है बिहार के अंदर तो पप्पू यादव है। इन लोगों का समीकरण ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। संजीव जी, जो तमाम बातें यहाँ पर राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं, पहले जरा उन पर जवाब दे दीजिए। मैं उन पर ही जवाब देना चाहता हूँ। राकेश पोद्दार जी ने पहले बात करी थी किसानों की, तो मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब राकेश पोद्दार जी को देना चाहता हूँ। राकेश पोद्दार जी, आपको अगर याद होगा तो फरवरी 2016 में जिस समय बजट सत्र चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था और जिसमें बोला था कि 2022 तक किसानों की आय को हम दुगना करने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ राकेश पोद्दार जी, आपने कितने किसानों की इनकम को दुगना करने का काम किया? आप डाटा शो करें। 2022 के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ही रिलीज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो डबल तो हुई नहीं, उल्टा किसानों का जो कर्जा था वो दुगने से तिगुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। अब बात करते हैं, जो इन्होंने बात करी थी एमएसपी को लेकर के। एमएसपी को लेकर के 2018-19 के बजट सत्र के दौरान
एक नेशनल कमीशन बनाया गया था फार्मर्स के लिए जो कि एमएसपी डिसाइड करेगा। उस कमीशन ने एमएसपी के ऊपर एक सूत्र दिया और कहा कि एमएसपी होनी चाहिए और कुछ चीजों के ऊपर एमएसपी के बारे में उसने सजेशन भी दिए। बट देखा क्या हुआ, 2019 के बाद उसको ठंडे बस्ते के अंदर एनडीए सरकार ने डालने का काम किया और एमएसपी के लिए किसानों को कई बार आकर के धरना देना पड़ा। अब तीसरी बात करते हैं, कहते हैं कि हमने किसानों को सम्मान निधि दी। तो मैं बताना चाहता हूँ राकेश पोद्दार जी, आज भी देश के अंदर 55% हमारे देश के किसान हैं जो आपकी इस किसान सम्मान निधि के प्रीव्यू के अंदर आते ही नहीं है। तो ये टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने का काम जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता 2014 से करते हुए आ रहे हैं, अब वो झूठ बोलना बंद कीजिए और जनता अब आपके आंकड़े जान चुकी है। तो जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अब बंद करना पड़ेगा। मुझे एक चीज को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है आजकल विशु जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना आज करके पढ़ करके आने का काम बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करते थे, झूठ बोलते थे और इनको लगता था कि झूठ इनका बिक जाएगा सर बाजार के अंदर। आप देश की जनता, राकेश पोद्दार जी जब आप बोल रहे थे मैंने आपके बीच में आपको नहीं टोका। राकेश जी एक सेकंड राकेश जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। आप इतनी देर से बात कर रहे थे, एक सेकंड राकेश जी, इतनी देर से आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी सुना ना आपको धैर्यपूर्वक, उनको कंप्लीट करने दीजिए जी। 2020 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, जिनको हमारे देश के किसानों ने काले कानून बोला था, उसको भारतीय जनता पार्टी को क्यों वापस लेना पड़ा? राकेश पोद्दार जी जरा जवाब देंगे। क्यों आप सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहते थे? क्यों आप किसानी को खत्म करना चाहते थे? एमएसपी के ऊपर आपने क्या बयान दिए? आपके पूरे के पूरे लोकसभा का जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसके अंदर आपने किसानों से क्या क्या वादे करे आप मुझे बताएं। आपने एमएसपी को लेकर के एक लाइन भी लिखी हुई अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की और झूठ बोलने की राजनीति 2014 से करती हुई आ रही थी। और आप देश की उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपका मैनिफेस्टो तो जरूर बीजेपी के तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं, तमाम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि चुनाव के समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात को लेकर हो रही थी तो वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ही हुई और वो सभी को याद है। उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं, इसको लेकर मैं आऊंगी वापस। लेकिन अनिल गर्ग जी से भी जरा चर्चा कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनिल गर्ग जी, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यूपी में सपा में जहां नई जान ला दी है, वहीं हाथ के पंजे को भी ऑक्सीजन मिला है और इस बार 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। लोकसभा के परिणामों से उत्साहित राहुल गांधी ने तो अब ये संकेत भी दे दिए हैं कि 2027 को लेकर वो अखिलेश के साथ ही फिर से गठबंधन में जाने वाले हैं। क्या लगता है कि ये 2 लड़कों की जोड़ी जो मंच से लगातार कहते थे, ये शहजादे, अमित शाह भी इस बात को बार बार कहते थे, प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते थे कि ये शहजादे उभर नहीं पाएंगे। कांग्रेस का पिछली बार 1 सीट पर खाता खुला था, इस बार 1 पर भी नहीं खुलेगा। इस बार देखिए, लेकिन कांग्रेस और सपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा तो बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया और बीजेपी की सीटें भी घट गई। क्या विधानसभा चुनाव में भी दोनों एक दूसरे के साथ अगर लड़ते हैं तो ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है? जैसे जी 2-3 बातें हैं, आपने दोनों बातों को कंपेयर किया, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव। दोनों की बातें अलग अलग होती है, दोनों के विषय अलग अलग होते हैं, दोनों के इश्यूज अलग अलग होते हैं, दोनों में जो वोट देने जाती है जनता, उनका मन अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में 2014, 2019, 2024 सातों की सातों सीट लोग भारतीय जनता पार्टी ने जीती लोकसभा की, लेकिन विधानसभा में जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विधानसभा में लोगों का मन बदलता है, उनको लगता है केजरीवाल जी को ये मौका देना चाहिए। तो एक बात है। दूसरी बात है, अगर आप 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ी, एनडी गठबंधन की सीटें कम हुई, तो उसका विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग चीजें फैक्टर नजर आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, लगा कि राम का मंदिर बन गया है तो उसका लाभ मिलने वाला है, लोगों को लग रहा था, कार्यकर्ताओं को लग रहा था, खुद उम्मीदवारों को लग रहा था कि जीत ही जाएंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपस में कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय नहीं था, कार्यकर्ताओं ने घरों से वो अपने वोटर्स को नहीं निकाला,
सबसे बड़ी बात जो अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि झूठ बिकता नहीं है, लेकिन यहाँ झूठ बिका कि संविधान खतरे में है, ये झूठ बिका, आरक्षण खतरे में है, ये झूठ बिका। ये जो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई विपक्षी पार्टियां कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इससे लोगों को बिलीव हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ सचमुच 400 प्लस मांगने कहीं कुछ हो ही ना जाए। खासकर मोदी जी ने जो लोकसभा में खड़े होकर बयान दिया हम 400 प्लस चाहिए और हम कुछ बड़ा करेंगे, तो लोगों को लगा कि बड़ा क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल जो कह रहे हैं ये करने वाले हैं तो कर ही ना डालें, तो इसलिए उनको मौका देना ही क्यों। सबसे बड़ी बात है उन्होंने 2 बार के जीते हुए लोकसभा के जो सांसद थे उनको फिर मौका दे दिया। 62 में से 55 लोग जो तीसरी बार लड़ रहे थे, तो एंटी इनकम टैक्स फैक्टर भी था। ये सारे फैक्टरों में से कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम आएगा जो असेंबली की बात कर रहे हैं आप 2023 में। देखिए संविधान खतरे में ये झूठ नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं चलेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये नैरेटिव नहीं चलेगा। एक नैरेटिव चलेगा कि 10 साल तक योगी सरकार का एंटी इनकम टैक्स फैक्टर वहां भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सोच तो आ गई होगी कि एंटी इनकम टैक्स फैक्टर का कैसे सामना करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे एक अलग बात है। देखिए जीतने का जो सवाल है, जो एसपी और कांग्रेस की जो जोड़ी बनी, आप जो 2 लड़कों की जोड़ी बोल रही है, हालांकि मुझे समझ में आता है ये लड़के की उम्र कितनी रहती है, लड़का कितनी उम्र तक लड़का कहलाएगा। ये सर हमें तो अवसर प्रदान किया है ना, ये तो मंचों पर बोल बोलकर नेताओं ने हमें भी अवसर प्रदान किया है कि हम भी वही बोलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा समझता है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी की और अखिलेश जी की उम्र मेरे से 1-2 साल कम ज्यादा है। हाँ। तो मैं तो अपने आप को लड़का नहीं मानता, मेरे अपने बच्चे हैं उनको लड़का मानता है। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। मेरा क्या कहना है, या भी जो इस बार उनको जो सफलता मिली है वो उनकी अपनी सफलता नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट था वो उनको मिल गया। ये ना रहते कोई भी रहता उनको भी मिलता, लेकिन इनको इसलिए मिला, इनको लग रहा था यही एक मजबूत गठबंधन है जो बीजेपी को हरा देगा, तो इनको मिला। आप ये देखिए इस बार बीएसपी को कुछ नहीं मिला। इस बार पिछली बार बीएसपी का एसपी के साथ रहते, बीएसपी आगे खड़ी थी एसपी से भी, लेकिन इस बार उनको समझ में आ गया कि जो खासकर मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है या दलित वोट है या ओबीसी वोट है, उनको लगा जो बीजेपी को हराना चाहते थे, इनको लग रहा था कि बीजेपी को इस बार हराना है क्योंकि ये नैरेटिव काम कर रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो उनको लगा कि यही एक गठबंधन है जो जीत सकता है, तो इन्होंने इसको वोट दिया। इससे कांग्रेस को भी फायदा हुआ और एसपी को भी फायदा हुआ। आप ये मत कीजिए सिर्फ कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली, इसको एसपी को भी उससे ज्यादा फायदा हुआ है। एसपी ने वो कमाल कर दिखाया जो कभी मुलायम सिंह नहीं कर पाए। इतनी सीटें तो मुलायम सिंह के जमाने में नहीं जीती गई जितनी आज एसपी ने जीती है। अब विधानसभा की जहां तक चर्चा करते हैं, जो विधानसभा का चुनाव हुआ है जो मुद्दे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का प्रदेश तक ही सीमित होंगे। वहां पे जो मुद्दे होंगे, विकास का मुद्दा, क्षेत्र के विकास का मुद्दा होगा, क्षेत्र की कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा होगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और बाकी लोग क्या लेके आते हैं उस समय आएगा। इस बार जो झूठ बिका वो था ये नैरेटिव सेट होना कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी सर, वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी भी है क्योंकि अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तो 9 सीटों पर क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं, जो 9 सीटें खाली हुई हैं वहां आपको लगता है कि आपको सीटें मिलेंगी क्योंकि उम्मीद तो आपकी बड़ी होगी। देखिए रेशो जी, मैंने जब पहले भी आपने ये सवाल किया तो मैंने पहले भी आपको इसी बात का जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार सपा और कांग्रेस को मैंडेट देकर के ये जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन से सरकार की बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो बड़ी की बड़ी बातों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब अभी जो उपचुनाव होंगे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी मिलकर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें अनिल गर्ग जी, कांग्रेस यूपी में बीजेपी के कई किले भेदने में सफल रही और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें उसने रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, इलाहाबाद सीट पर जीत हासिल की और इसके साथ ही शेष जो 11 सीटें थी उन पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही है। लेकिन अगर अब जिस तरह से, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, अगर कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर यहाँ पर लड़ते हैं फिर से उपचुनाव में, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो जीत की रेखा है और लंबी हो सकती है? जैसे जी मैंने अभी पहले बताया, आपको दोबारा दोहराता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ा है।
सामने वाली पार्टी कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस है, एसपी है, अगर बीएसपी इनके गठबंधन में होते बीएसपी भी उतनी सीटें जीती जितनी इन दोनों ने जीती है। तो इसका सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव 400 प्लस का नारा था और कॉन्फिडेंस था, ये सब पड़ा। और जो इनका नैरेटिव था विपक्ष का कि संविधान खत्म होगा, अग्निवीर पे नैरेटिव सेट करने में कामयाब है कि अग्निवीर तो बेकार योजना है। देखिए अलग अलग है, किसानों पर भी बात कर रहे थे, किसान की बिल की बात कर रहे थे। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर किसान बिल लागू हो गए होते, हर जबकि वो ऐच्छिक था, अल्टरनेटिव था राज्य के लिए, अगर लागू होते तो किसानों का सचमुच बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन नहीं, वो राजनीति का शिकार हो गए। उनको पता नहीं किसने काला बता दिया। मैं तो पूछ के रह गया इसमें काला का कोई शब्द है तो वो तो बता दो यार। किसी ने नहीं बताया, बस काले हैं ये बता दिया था। तो मेरा क्या कहना है कि अलग अलग मुद्दे हैं। अब 2027 में जब चुनाव होंगे, अभी जो उपचुनाव भी होंगे, उपचुनाव में अब केंद्र का ये संविधान वाला मामला चलेगा नहीं। उपचुनाव में एक ही मामला चलेगा, योगी सरकार की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं, योगी सरकार को आप ताकत देना चाहते हैं या विपक्ष को ताकत देना चाहते हैं। तो ये जो मैंडेट आएगा ये योगी सरकार की परफॉर्मेंस पे आएगा। ये जरूर ये साबित करेगा कि आने वाले समय में बीजेपी को ज्यादा ताकत देती है जनता या बीजेपी को सोचने में मजबूर करती है कि उनको आगे क्या करना है। ये पक्का है, ये उनके लिए एक टेस्ट मैच है। ठीक है, जिस बात को कह रहे हैं अनिल गर्ग जी, राकेश पोद्दार जी, कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, इस बात को विपक्ष भी लगातार कहता हुआ आया है और आपके अपने भी इसी बात को लगातार दोहरा रहे हैं। देखिए रिशु जी, मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की बात। हमारे कार्यकर्ताओं थोड़ा सा घर से नहीं निकल पाए, कोई कमियां थी उसके हम लोग निर्णय ले रहे हैं। हम लोग नहीं, आपने तो आरएसएस का साथ भी नहीं लिया ना, वो आपका साथ देने के लिए कह रहे थे, आपने कहा हमें साथ की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों के बीच तालमेल ही नहीं मिला। रिशु जी, हाँ रिशु जी, हमको बहुत देर के बाद आप मौका देते हैं और मेरी बातों को काट देते हैं, ऐसा मत कीजिए। अरे सर, सबसे ज्यादा तो मौका आप ही को दिया, सबसे ज्यादा सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। डिबेट पूरी रिकॉर्ड होती है, उसके बाद यूट्यूब पर भी जाती है, दोबारा भी चलती है। ये आप फिर से सुनिएगा कि सबसे ज्यादा अवसर मैंने किसको दिया, तो इस तरीके से आरोप मत लगाइए आप मेरे ऊपर। अच्छा चलिए ठीक है रिशु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा हमारा वोट बैंक घट गया। मैं कहना चाहता हूँ कि 2019 में मेरा 25 करोड़ वोट बैंक था, इस बार मेरा 23 करोड़ समथिंग वोट आया, 1 करोड़ वोट घटा। लेकिन हम लोग ने कहीं ना कहीं उड़ीसा भी अच्छा किया, आंध्र प्रदेश भी अच्छा किया, तेलंगाना में जहाँ हमारी 4 सीट थी वहाँ हमने 8 करने का काम किया, मध्य प्रदेश में 1 सीट बढ़ा। हम उस बातों पे नहीं आ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज कांग्रेस कह रही थी महंगाई बढ़ा देगी, बीजेपी की सरकार आएगी। इन्होंने क्या किया, कर्नाटक के अंदर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। चुनाव खत्म नहीं हुआ, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ये हमारे पे आरोप लगते थे। बिल्कुल इन्होंने देश के अंदर नकारात्मक राजनीति किया, हमारे खिलाफ नकारात्मक राजनीति किया। जनता को इन्होंने कहा, और जनता की बात करता हूँ, इन्होंने फिर कहा आपने कमी छोड़ी क्या सर? आपने कमी छोड़ी मंचों से? आप कह रहे हैं कि इन्होंने नकारात्मक बातें की, लेकिन आपने कमी छोड़ी थी क्या मंचों से? नहीं रिशु जी, मैं और इनके बातों का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रिशु जी, इन्होंने कहा कि किसानों की बात कही। हम कहते हैं कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट 2006 में बना था, तो उसके हिसाब से इनकी सरकार 14 तक रही। क्यों नहीं काम किया? हमने काम किया। हमने कहा कि 10% बढ़ाने का काम किया, गन्ना किसानों का काम करना। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ आज। क्या बात करना चाहता हूँ? पंजाब और हरियाणा की बात। पंजाब और हरियाणा में क्या है कि बिचौलिया होते हैं। बिचौलिया क्या करते हैं, ब्याज पे पैसे किसानों को देते हैं। जब वो फसल उगाने के लिए उनके पास खाद का पैसा नहीं होता तो ये लोग पैसा देते थे और इतना उसके ऊपर ब्याज बना देते थे, इतना उसके ऊपर ब्याज बना देते थे। और बेचारे किसान फसल लेके जब उनके पास आते थे बिचौलियों के साथ मंडी में, तो उसका इतना ब्याज हो जाता था, उसकी फसल का पूरा फसल। तो हरियाणा में अगर बिचौलिया एक्टिव है तो ये तो आपकी विफलता है ना कहीं कहीं, ये बताइए। तो हम लोग कानून लाना चाह रहे थे, कानून लाना चाह रहे थे कि एमएसपी के हिसाब से हमारे बिहार के किसान को देखिए, गेहूं और मक्का का रेट फिक्स है, वो कहीं भी बेच सकता, अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसी देश में बेच सकता, अपने प्रदेश में बेच सकता, किसी फैक्ट्री में जाके बेच सकता, बेचता है। खुद मैं खगड़िया का रहने वाला हूँ। मक्का किसान हमारे क्या करते हैं, रोज मक्का लेके ट्रक लेके अपने रैक पे जाते हैं और रैक पे वहाँ बैठे हैं मंडी के लोग, फैक्ट्री के लोग अपने हिसाब से बेचते। खाता मैं 22 रुपए बेचूंगा तो 22 देना पड़ता, उसको तो मैं 24 रुपए बेचूंगा तो देना पड़ता। लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस ने पंजाब और हरियाणा के किसान के ऊपर बिल्कुल इन्होंने उनकी फसल खाने का काम किया। बिचौलियों का पैसा खाकर किसानों का पैसा खा करके बिचौलियों को खड़ा कर धरना और प्रदर्शन करवाया। हरियाणा के पंजाब के उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं सड़क पर आए? राजस्थान के किसान क्यों नहीं सड़क पर आए? ये किसने आपसे कह दिया कि उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के किसान ही बैठे थे ना दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किसान ही सबसे पहले आकर बैठे थे।
आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए? किसानों को ले सड़क पे आया, आज जो कहा राकेश टिकैत कहा। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मौका देते हैं पहले जी। मैं रेशु जी ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि 2006 के अंदर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बनी और वो यूपीए की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। तो 2014 से 2024 तक और अभी भी इनकी ही सरकार है, तो ये लागू कर दें। पिछले 10 सालों के अंदर इन्होंने लागू क्यों नहीं करा? ये बात सुन लीजिए राकेश जी, बात सुनना भी सीखिए ना, थोड़ा सुनना भी सीखिए राकेश जी। दूसरा बात करता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। राकेश पोदार जी, आंकड़ों पे किसी दिन आंकड़ों पे बात कीजिए मेरे साथ, किसी दिन आंकड़ों पे बात कीजिए। झूठ बोलने की राजनीति बंद कीजिए, आंकड़ों पे बात कीजिए। पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप भूल रहे हैं तो। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए, आपने किसानों के लिए क्या काम करने का काम किया? एमएसपी आपने कहाँ लागू करी बताइए? मध्य प्रदेश के अंदर आपने एमएसपी लागू करी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करी हो, हरियाणा के अंदर लागू करी हो? अरे बताइए ना सर, 2014 से लेकर के 2024 तक तो आप ही सरकार के अंदर है। आप बताइए, आपने किसानों के लिए क्या करने का काम किया? 2014 के अंदर आप जब आए थे तो आप बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की बात, आपकी बात मोदी सरकार, तो कहाँ गई वो मोदी सरकार जो महंगाई कम करने की बात करती थी? 400 रुपए का सिलेंडर होता था तो आपकी जो केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी वो सड़कों पे सिलेंडर लेकर के बैठ जाया करती थी, आज वो क्यों नहीं बैठती? जब 1000 रुपए का सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। तो ये झूठ बोलने की राजनीति बंद कीजिए राकेश पोदार जी, और पढ़कर आया कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी दिन आंकड़ों पे बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करना बंद कीजिए और आंकड़ों पे बात किया कीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सर माफी चाहूंगी, समय नहीं है अब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।